फ्रेंड्स, स्कोप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस हेडिंग में हमने पहली हेडिंग पढ़ी थी अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में। अक्षीय अनुदैर्ध्य स्थिति में हमने एक डायग्राम भी किया था। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो जाकर देखें, उसमें हमने ये डायग्राम दिया था। उसका आंसर हमें ये आया था E = 1/4π बिलोंग्स टू 0 × 2p/r³। ये हमारा आंसर आया था। आगे अब हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए सबसे हमें पहले इसका स्ट्रक्चर समझना होगा। स्ट्रक्चर, माना कोई दो बिंदु A और B हैं। AB एक बिंदु द्विध्रुव आघूर्ण है, इनके बीच की दूरी 2L है। ये मैंने कल भी बताया था। A से लेके O तक की बीच की दूरी L और O से लेके B बिंदु तक की बीच की दूरी L, दोनों को मिला के A और B की बीच की दूरी 2L। A और इनके बीच की दूरी 2L हो जाती है। इन पे दो आवेश लगे हैं, ऋणावेश तथा धनावेश। AB के मध्य बिंदु O से, AB का मध्य बिंदु O से R दूरी पर, O से लेके C तक की दूरी, यहाँ पे R दूरी है, R दूरी पे बिंदु C स्थित है। O से लेके R दूरी पर यहाँ पे बिंदु C स्थित है। तो यहाँ से हम एक भुजा ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं समकोण OCB में, यहाँ पे समकोण OCB आ गया। समकोण OCB क्या है? यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है? कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लिख लेते हैं यहाँ पे कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारी हो गई पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारी कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हमारी पाइथागोरस थ्योरम हो गई। कर्ण हमारा क्या है? BC। कर्ण हमारा क्या है? BC। तो BC का स्क्वायर = थीटा के सामने वाली ठीक भुजा हमारी होती है लंब। तो लंब हमारा क्या है? OC का स्क्वायर प्लस आधार नीचे की है OB का स्क्वायर। OC के बीच में की दूरी है R, तो यहाँ पे R²। OB की दूरी है हमारी L, यहाँ पे L हो गई। तो अंडर रूट में हम यहाँ पे बंद कर देंगे, यहाँ से घात हट जाएगी। तो BC की भुजा हमारी आ गई R² प्लस L। तो हम यहाँ पे BC की भुजा लिख लेते हैं R² प्लस L² अंडर रूट में। इतना हमारा आ गया। हमने कल वाली वीडियो में पढ़ाया था कि धनावेश और ऋणावेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1/E2 होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले धनावेश ले लेते हैं। धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान ले रहे हैं, E1 है।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी E1 हो जाएगी। तो हमने पिछली वीडियो में भी यही मेथड किया था। E1 इक्वल टू 1/4 बिलोंग्स टू 0 के इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमने पिछली वीडियो में हमने Q अपॉन R स्क्वायर लिखा था। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। E1 इक्वल टू 1/4 बिलोंग्स टू 0 के इंटू Q अपॉन, यहाँ पे रूट हट जाएगा, रूट हटेगा तो यहाँ पे घात भी हट जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ही रहेगा। अब बात आती है, हमने यहाँ पे अब लिया था धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। अब हमने कल वाली वीडियो की तरह इसमें भी लेंगे। अब ऋणावेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E2। यहाँ पे धनावेश पे हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 थी। अब ऋणावेश पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी होगी E2। E2 में ही सेम प्रोसेस होगा। E2 इक्वल टू 1/4 बिलोंग्स टू 0 के इंटू अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। मैंने यहाँ पे ये डायरेक्टली लिख दिया है क्योंकि सेम प्रोसेस इसी की तरह इसमें भी होनी थी। तो अब E1/E2 हमें मिल चुके हैं, तो E1/E2 का परिणाम ही होगा E। तो E इक्वल टू होगा हमारा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। E1 cos थीटा व E2 cos थीटा हमारा होगा, तो हम मान पुट कर देंगे। E इक्वल टू 1/4 बिलोंग्स टू 0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमने E1 का मान पुट कर दिया, उसके आगे cos थीटा है, cos थीटा लगा दिया, प्लस इसी प्रकार हम E2 का भी मान पुट कर देंगे। E2 का मान है 1/4 बिलोंग्स टू 0 के इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 1/4 बिलोंग्स टू 0 के इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ पे भी 2 बार है, तो हम इन्हें 2 इंटू में लिख देंगे। E इक्वल टू 2 इंटू 1/4 बिलोंग्स टू 0 के इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा वैसा ही रहेगा। अब हमने यहाँ पे इनके मान पुट कर दिए हैं। अब हम देख लेते हैं चित्र से, चित्र में क्या है। तो चित्र से पीछे पलट लेते हैं हम। हमने यहाँ पर लिया था समकोण OCB। तो यहाँ पे OCB हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू समकोण OCB से cos थीटा इक्वल टू, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं लाल बटे कक्का से, साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक, ये हमारा होता है फार्मूला, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हमारा cos थीटा आया साइन कॉस आधार बटे कर्ण, यहाँ पे हो जाता है आधार बटे
कर्ण। अब हमारा यहाँ पे आधार क्या है, इसमें आधार हमारा हो गया यहाँ पे OB, क्योंकि हमने आधार यही माना है OB, और कर्ण हो गया हमारा BC, OB अपॉन BC। तो हमारा आधार होगा cos थीटा इक्वल टू OB अपॉन BC। OB अपॉन BC के मान पुट कर देंगे, तो cos थीटा इक्वल टू OB का मान हमारा L हमने माना था और BC का हमने ज्ञात किया था, तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आया था अंडर रूट में। तो cos थीटा का मान हमारा निकल गया। cos थीटा का मान हम इस समीकरण में पुट करेंगे। cos थीटा का मान हम समीकरण में पुट करते हैं, E इक्वल टू 2 इंटू रहने देते हैं, 2 इंटू क्यू के साथ लगा देंगे, 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 के इंटू 2Q। 2 यहाँ पे आ गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, वैसा ही इंटू cos थीटा। यहाँ पे cos थीटा है, cos थीटा की जगह L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कर देंगे, L स्क्वायर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अब आगे E इक्वल टू 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 के इंटू, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2QL अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3.5, ये हमारा हो गया। हमने ये फार्मूला कल भी बताया था, P इक्वल टू 2QL, ये मान हम पुट कर देंगे इसमें, E इक्वल टू 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 के इंटू 2QL की जगह हम P रख देंगे, 2QL की जगह हम P रखते हैं, P अपॉन RQ। ये RQ कहाँ से आया, R काफ़ी बड़ा होता है L से, इसलिए यहाँ पे R का मान आया। तो वायु का निर्वातन चाल के बराबर 1 होती है, तो इसलिए E इक्वल टू 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 के यहाँ से हट गया, बनी थी वहाँ पे, तो P अपॉन RQ। मात्रक सभी को पता ही है, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा डेरिवेशन था।